वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 10th का सोशल साइंस का गाला असाइनमेंट का पेपर नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। इसका जो पहला पार्ट है मैंने अपलोड किया है। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा है तो दोस्तों इंतजार खींचकर ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो पूरा प्यार इस सब्सक्राइब वाले बटन पर दबा दो। और भले बटन टूट जाए, यूट्यूब वाले नया बटन लगाएंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। चारों तरफ धुआं धुआं गर्दा गर्दा उड़ जाना चाहिए। तो दोस्तों अब हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा। यू मस्ट वॉच इट एंड राइट इट। सो एक्सप्लेन एनी 4 प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है वो हमको बताना है। तो भाई मेरा सरकार तो कोशिश कर रही है, मगर तुम जनसंख्या बढ़ाए जाओगे। भाई हमारे देश में हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है, साला खाद है। तो भाई इतनी एम्प्लॉयमेंट सरकार कहां से लाएगी? फिर भी सरकार कोशिश कर रही है। तो द स्कीम्स प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट आर एज फॉलोइंग। फर्स्ट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे कहा जाता है मनरेगा। ये गांव में चलती है, गांव में लोगों को रोजगार मिलता है। मिशन मंगलम, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम फॉर ट्राइबल वुमेन। ज्योति ग्रामोदय विकास योजना is the Startup India scheme for unemployed persons in the rural areas. They are provided financial help and a subsidy to undertake production activities and overcome poverty. ये स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत गवर्नमेंट लोन देती है। ये लोन में क्या होता है? सब्सिडी होती है। सब्सिडी का मतलब समझिए। सब्सिडी का मतलब जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने आपको दिया है 1 लाख रुपीज, तो आपको गवर्नमेंट को 1 लाख नहीं लौटाना, आपको गवर्नमेंट को ओनली 80,000 रुपीज ही लौटाना है। 20,000 क्या हो गई? सब्सिडी हो गई। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स ला रही है। राइट अबाउट द मनरेगा प्रोग्राम। तो पहले इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज मनरेगा। दिस इज अ वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। 1 person फ्रॉम एवरी फैमिली इज गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर मिनिमम 100 days इन द फाइनेंशियल ईयर। यानी आपकी फैमिली में सपोज 4 मेंबर्स है, तो एटलीस्ट कम से कम एक पर्सन है, उसको 100 डेज का जॉब मिलेगा, जो वो जहां रह रहा है वहीं पे। द डेली वेजेस आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इफ इट फेल्स टू प्रोवाइड वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज पेड। और ये गवर्नमेंट देती है अगर 100 डेज का। अगर मान लो सपोज कि आपको 80 डेज का ही मिला है वर्क, तो 20 डेज का गवर्नमेंट आपको अलाउंस देगी अनएम्प्लॉयमेंट का। रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटी सच है horticulture, land leveling, tree plantation, water conservation, cleaning of canals, etc. are undertaken. इसमें वो काम किए जाते हैं जिससे कि जो रूरल डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से, गांव का डेवलपमेंट हो। गांव में क्या होगा भाई कि चाहे चेक डैम बनाएंगे, रोड बनाएंगे, वाटर कंजर्वेशन है, तो वो सब का जो काम है वो लोगों के द्वारा कराए जाते हैं। These things around us have adverse effect on human development index. कौन कौन सी चीजें उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर खराब प्रभाव पड़ता है? तो लॉट्स ऑफ अनहेल्थी थिंग्स अराउंड अस हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और वो थिंग्स क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। जो गरीब है उनको भरपेट खाना नहीं मिलता, और जो मिलता है उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है। सो स्पेशली द प्रेग्नेंट वीमेन सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। बर्थ ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन। अंडरवेट चिल्ड्रन होगा तो वो इन फ्यूचर भी हेल्थी नहीं रहने वाला है। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, डेथ एंड सुसाइड ऑफ फार्मर्स। लोग भूख से मर जाते। स्टारवेशन यानी भूख से मर जाना, और सुसाइड भी कर लेते फार्मर बेचारे। चिल्ड्रन नॉट गोइंग टू आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी बनाया जाता है जहां पे बच्चों क्या पढ़ा, एजुकेशन के साथ साथ उनके खाने की व्यवस्था की जाती है, बट बच्चे आंगनवाड़ी भी नहीं जा पाते। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन लैकिंग कैपेसिटी टू रीड एंड राइट। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वहां उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता, देयरफॉर दे कैन नॉट रीड एंड राइट। चिल्ड्रन ड्रॉपिंग आउट, इसका मतलब समझिए। ड्रॉपिंग आउट यानी आपने स्कूल में बच्चे का नाम लिखा दिया, लेकिन आफ्टर 5th वो बच्चा क्या करेगा? गिव अप कर देगा, स्कूल छोड़ देगा। दैट इज ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा है। क्यों? वो क्यों छोड़ता है? क्योंकि उसके लिए सरवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है।
वो स्कूल जाने के बदले खेत में या दूसरी जगह मजदूरी करके अपने परिवार को हेल्प करता है। पेरेंट्स रिफ्यूजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर एजुकेशन टू देयर डॉटर्स, ये बहुत बड़ा इश्यू है, स्पेशली इन द रूरल एरिया। जो लड़कियां होती हैं उनको नहीं पढ़ाया जाता है, ओके, उनको पढ़ाया नहीं जाता, उसके कारण बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो जो गर्ल्स एजुकेशन का जो मात्रा है वो बहुत ही कम होती है। एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यंग पीपल, हमारे यहाँ पे एजुकेटेड और अनएजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड यंग पीपल उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जो एसडीआर पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वीमेन वेलफेयर स्कीम्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Women welfare. Many government schemes for the welfare of women have been implemented since 1980. These include establishment of National Commission for Women in the year 1992. ये सब सारे फिगर्स आपको याद रखने 1992, okay, याद रखिएगा। Setting up a separate department of women and child welfare in 1985. Enactment of national policy on empowerment of women in 2000 में वुमेन एम्पावरमेंट की नेशनल पॉलिसी 2001 में आई थी। सेलिब्रेशन ऑफ द ईयर 2002 एज वीमेन एम्पावरमेंट ईयर, ये खास याद रखना, बहुत बार पूछा है। 2002 को वीमेन एम्पावरमेंट ईयर के रूप में माना जाता है। एनेक्टिंग लॉज टू प्रोवाइड इक्वल शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी टू वीमेन। अब इसमें ये लॉ आ गया, इसके हिसाब से मान लीजिए किसी व्यक्ति के परिवार में एक लड़का और एक लड़की, 1 बॉय प्लस 1 गर्ल, तो जो लड़की है उसका भी अपने पिता की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर रहेगा। ये लॉ गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया है उनको इकोनॉमिकली मजबूत बनाने के लिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स एंड वीमेन वेलफेयर सेंटर्स, फैमिली कोर्ट्स बनाए जिससे जो डिसीजन है वो बहुत जल्दी आए। एनेक्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इन 2005 टू प्रोटेक्ट वीमेन फ्रॉम फिजिकल वायलेंस एंड मेंटल टॉर्चर। 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट लाया था, यानी जो घरेलू हिंसा होती है उसको रोकने के लिए, जो फिजिकल वायलेंस से, मेंटल टॉर्चर से महिलाओं को बचाने के लिए। मेकिंग लॉ रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ डाउरी का मतलब समझिए, डाउरी का मतलब होता है दहेज, दहेज के खिलाफ कानून बनाया गया। रेजिंग मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर वीमेन टू 18 ईयर्स, जो महिला है उनकी उम्र 18 ईयर्स कर दी है, और गवर्नमेंट ये फिगर 21 तक ले जाने का सोच रही है, ओके। आगे चलते सेक्शन डी, राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी। तो मेटलर्जी के क्षेत्र में भारत बहुत आगे रहा, हमेशा से हमने बहुत जोरदार प्रोग्रेस की है। एंशिएंट इंडिया हैड मेड extraordinary progress in the field of metallurgy. A bronze statue of dancing girl was discovered from the ancient Indus Valley civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशन में से एक डांसिंग गर्ल की हमको एक आइडल मिला है, बहुत ही फेमस है। और नंबर ऑफ स्टेच्यूज ऑफ लॉर्ड बुद्धा बिलोंगिंग टू द कुषाण पीरियड वेयर डिस्कवर्ड एट तक्षशिला विच इज इन पंजाब नाउ। यहाँ से लॉर्ड बुद्धा के बहुत से स्टेच्यूज हमको मिले हैं, विच वे मेड ऑफ कॉपर। numerous metal idols in South India during the Chola period जो था उसमें बहुत से idols मिले। metal statue of नटराज is a masterpiece of sculpture and is famous all over the world। नटराज का पीस आपने देखा होगा, स्टेच्यू वर्ल्ड में फेमस है। अमेरिका में बहुत सी जो यूनिवर्सिटी से लेबोरेटरी से उनके बाहर भगवान शिव की, नटराज की जो प्रतिमा है वो लगाई जाती है। द मेटल स्टेच्यू ऑफ राम The archer is another well-known work of art in metallurgy। धनुर्धारी राम, ये चेन्नई में है, चेन्नई में म्यूजियम में ये राम की प्रतिमा है। ये भी मेटलर्जी का एक बहुत ही जोरदार उदाहरण है। मेटल आइडल ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज डिस्कवर्ड इन सारनाथ। कॉपर आइडल ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज डिस्कवर्ड एट सुल्तानगंज। मेटल आइडल्स ऑफ जैन डायटीज इन मथुरा आर एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ मेटल वर्क ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ये कहाँ से मिला याद रखना, सारनाथ में मिली शिव लॉर्ड बुद्धा की कॉपर की, सुल्तानगंज में से। आर्टिस्टिक मेटल स्टेच्यूज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, फिगर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, मेटल लैम्प्स एंड बीटल नट क्रैकर्स आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ मेटल आर्ट। देखिए बीटल नट क्रैकर जानते हो, जिसको बोलते हैं हिंदी में सरोता, इसका उपयोग होता था सुपारी काटने के लिए। बीटल नट को काटने के लिए इसका उपयोग होता था, तो उसमें डिफरेंट बर्ड्स और एनिमल्स की इंस्क्राइब किया जाता था।
तो इट मीन टू से हम लोग मेटलर्जी के फील्ड में बहुत ही आगे थे। Which are the favorable condition for wheat? Name the important states of regions of India having its noticeable production. Wheat is the next important cereal crop in India after paddy. Paddy का मतलब होता है धान, धान के बाद जो wheat है सबसे important है। Wheat's production is very important in the world. World में बहुत ही important है। Wheat is cultivated on one third of agricultural land, one third ये of India. It is a staple diet for the people living in the northwestern part of the country. नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में जो ये जो वीट है ये मुख्य डाइट है। वीट इज ए रबी क्रॉप ऑफ टेम्परेचर जोन। रबी की फसलें याद रखना, फर्टाइल लूमी और ब्लैक सॉइल, टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री टू 15 डिग्री। ब्लैक सॉइल होनी चाहिए, टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री होना चाहिए, एंड एट द टाइम ऑफ सोविंग एंड टेम्परेचर ऑफ 20 to 25 डिग्री। जब सो करते हैं जी, बीज को हम बोते हैं तो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। While harvesting and about 75 सेंटीमीटर रेनफॉल आर फेवरेबल। 75 सेंटीमीटर रेनफॉल हो तो कंडीशन बहुत ही अच्छी रहती है। It is not grown in the regions having more than 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। 100 सेंटीमीटर रेनफॉल उसके लिए नुकसानकारक होता है, इसलिए वहां पे वीट नहीं उगाते। Wheat cultivation is carried out mostly in western Uttar Pradesh, Punjab, Haryana. These states contribute about 2/3 of the total national production of wheat. 2/3 नेशनल प्रोडक्शन यहां से आ जाता, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। Besides, wheat is grown in मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया। कहाँ वीट उगाया जाता है ये भी याद रखना दोस्तों। मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस वीट होता है, वेस्ट बंगाल में भी होता है, राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी। द भाल रीजन ये याद रखना, द भाल रीजन ऑफ गुजरात प्रोड्यूस भालिया वीट। बिसाइड महसाणा, राजकोट, खेड़ा एंड जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो प्रोड्यूस वीट। याद रखना, भाल जो प्रदेश है गुजरात का वीट के प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। फ्रॉम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू, वीट इज द बेस्ट अमंग ऑल सीरियल्स बिसाइड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इट कंसेन एलिमेंट्स लाइक आयरन, फॉस्फोरस। यानी वीट में आपको लगभग जो भी कंपोनेंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो आपको मिल जाते हैं। मेनी आइटम्स लाइक रोटी, भाकरी, ब्रेड, बिस्कुट एटसेट्रा आर मेड फ्रॉम वीट, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ ग्रेन्स। ये बहुत बार पूछा जाता है, व्हाई इज वीट कॉल्ड किंग ऑफ ग्रेन्स, यानी उसको अनाज का राजा क्यों कहते थे। ये दोनों पॉइंट्स में लिख देने का। तो इंडिया होल्ड सेकंड प्लेस इन व्हीट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना साला सब जगह पहला नंबर ले जाता है। पेडी का प्रोडक्शन हो, सीमेंट का हो, व्हीट का हो, चाइना पहला नंबर ले जाता है। जनसंख्या में भी पहला है, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। गिव डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। द क्रॉप विच इज टेकन ड्यूरिंग मॉनसून इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप, जो मॉनसून में लेते खरीफ। द क्रॉप विच इज टेकन ड्यूरिंग विंटर इज कॉल्ड रबी क्रॉप, जो विंटर में लेते हैं उसको बोलते हैं रबी की क्रॉप। ड्यूरेशन ऑफ खरीफ क्रॉप इज बिटवीन जून और जुलाई टू अक्टूबर नवंबर, ये इसका ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन ऑफ रबी क्रॉप इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल। खरीफ क्रॉप डज नॉट नीड इरिगेशन वाटर एज इट गेट्स इनफ रेन वाटर। देखिए खरीफ मानसून में किया था, मानसून में तो ऑलरेडी वाटर होता ही है, तो इरिगेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। रबी क्रॉप कैन बी टेकन बाय इरिगेशन ओनली एज इट इज टेकन इन ड्राई सीजन। रबी की जो क्रॉप है वो विंटर में होती है, विंटर में रेनफॉल तो होने वाला नहीं है, तो उसमें आपको इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। पेडी, जुआर, मिलेट, मेज, कॉटन एंड सीसेम आर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। देखिए ये जितने भी क्रॉप है इनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए। ऑन द कंट्री व्हीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, राइडो, लिंसीड एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप। ये सारे याद रखना, ये भी पूछे जाते हैं कौन सी क्रॉप किस समय पे होती है, ये भी आपको याद रखना है। द नेसेसिटी टू कंट्रोल प्राइस हैज अरोज, यानी कि जो प्राइस उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, समझाइए। तो इट हैज बिकम नेसेसरी टू कंट्रोल प्राइस ड्यू टू अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। प्राइस कंट्रोल करनी पड़ेगी क्योंकि स्पेक्ट्स अलग अलग होते हैं। द वैल्यू ऑफ मनी एंड इट्स परचेजिंग पावर डिक्लाइन,
दिस लीड्स टू डिक्लाइन इन सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर प्राइस बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, वैल्यू जो होगी मनी की कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, तो सेविंग भी कमी होगी और कैपिटल फॉर्मेशन में भी कमी आती है। द डिक्लाइन इन कैपिटल फॉर्मेशन हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स। ओके, तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसके कारण क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा, सप्लाई भी कम होगी, कंज्यूमर गुड्स पे भी उसकी इफेक्ट आती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्लाइंस एज द इन्वेस्टमेंट इज नॉट प्रॉफिटेबल। अब जब आपका प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है। इट क्रिएट्स स्कैरसिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स, द गवर्नमेंट स्पेंड्स अवेलेबल फंड्स ऑन इंपॉर्टेंट और एसेंशियल गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स। फिर क्या होता है, जो एसेंशियल चीज है, गुड्स है, उसकी स्कैरसिटी, उसकी कमी आ जाती है। गवर्नमेंट अपना मैक्सिमम जो अमाउंट है वो फंड है वो किसके पीछे खर्च करेगी, जो एसेंशियल गुड है उसके पीछे, क्योंकि उस समय सरवाइव करना सबसे बड़ी बात हो जाती है। As the production cost increase, the domestic goods become expensive. On the other hand, the imported goods are cheap and their import increase. This creates imbalance in import-export trade. अब देखिए, तो ऐसे में क्या होगा कि जब पैसे की आपकी वैल्यू कम होगी तो जो इंपोर्टेड चीज होगी वो सस्ती होगी कंपैरेटिवली, और जो आपके देश में बनने वाली चीज है वो क्या होगी, कंपैरेटिवली कॉस्टलियर होगी। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप चीजों को इंपोर्ट करोगे, चीजों को इंपोर्ट करोगे तो आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है, वो बाहर जाएगी। ओके, और आपका जो एक्सपोर्ट है वो डाउन हो जाएगा। द लाइव्स ऑफ द मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लासेस बिकम मिजरेबल, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिटीरियोरेट्स। सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे आती है, मिडिल क्लास में, बेचारा सैंडविच हो जाता है। इट लीड्स टू मोरल डिग्रेडेशन, द पुअर इंडल्ज इन थेफ्ट एंड रोबरी, द पुअर वुमेन आर फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन। अब देखिए, जब प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी, लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल होगा, तो जो गरीब है मरता क्या ना करता, वो लोग रोबरी चोरी करने के पीछे जाएंगे। और सबसे गंदा ये होता है कि जो महिलाएं हैं बेचारी, उनको प्रोस्टिट्यूशन जैसे गंदे कामों में जाना पड़ता है। द अनस्क्रप्ड बिजनेसमैन इंडल्ज इन स्पेक्यूलेशन, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड प्रॉफिटियरिंग मार्केटिंग बाय ऑफरिंग ब्राइब्स टू द करप्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स। फिर जो करप्ट जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ा देंगे। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स उनको ब्राइब्स, रिश्वत देकर के अपना काम कराएंगे। प्राइस राइज इज ए हिंड्रेंस टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखिए मेरे दोस्तों, जितने भी उत्तर लिखे सब डीपली लिखे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप मेरे वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा याद करोगे आप उतना ज्यादा बोर्ड में लिख पाओगे। ये मेरा सिंपल लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द मेडिकल साइंस एंड सर्जरी इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया हैज अटेन्ड अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस इन द मेडिकल साइंस एंड सर्जरी। मेडिकल साइंस और सर्जरी में हम लोग बहुत आगे थे। महर्षि चरक हैड रिटन चरक संहिता विच मेंशन मोर देन 2000 मेडिकल हर्ब्स। चरक संहिता में 2000 से ज्यादा हर्ब्स का वर्णन है। महर्षि सुश्रुत हैज रिटन अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सर्जरी। सुश्रुत जो थे सर्जरी के एक्सपर्ट थे, इन्होंने सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखा। वाघभट्ट हैड रिटन वाघभट्ट संहिता, अष्टांग हृदय एंड मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू डायग्नोस ऑफ वेरियस डिसीज। वाघभट्ट ने वाघभट्ट संहिता लिखी, अष्टांग हृदय लिखा, और डायग्नोसिस के अलग अलग वेरियस डिसीज के कैसे डायग्नोस करना वो उन्होंने बताया। आयुर्वेद हिंदू हर्बल साइंस ऑफ द एंशिएंट टाइम्स इज ए रिच गाइड टू हर्बल मेडिसिन एंड मेडिसिन मेड फ्रॉम द मिनरल। देखिए आयुर्वेद में हर्बल मेडिसिन का वर्णन है कि कैसे यूज करना है, कहां से मेडिसिन आपको बनाना है, पूरा उसके अंदर उल्लेख मिलता है। A complete description of the process of making medicines, their classification and use of medicines is given in the ancient work. आयुर्वेद में बताया गया कि कैसे मेडिसिन बनानी है, कब लेनी है, आपको क्या प्रिकॉशन रखना है, each and everything is explained. The surgeons had skills to operate on abdomen, kidney, cataract, hernia, stone, piles and bladder. यानी ये सब के ऑपरेशन हमारे यहाँ होते थे, किडनी, एब्डोमेन, कैटरेक्ट, hernia. They could join the broken or displaced bones, extract the bone that had pierced into body. जो टूटे हुई हड्डी वगैरह को जोड़ सकते थे। They perform
गायनोलॉजिकल सर्जरीज, दे कुड जॉइन द ब्रोकन नोज एंड ईयर। ये सबसे बड़ी बात है, उस जमाने में हमारे देश में प्लास्टिक सर्जरी थी। दे वेर एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट एंड पेडियाट्रिशियंस। गायनोकोलॉजिस्ट यानी जो महिलाओं की बीमारी का इलाज करते हैं, पेडियाट्रिशियन यानी बच्चों की बीमारी का इलाज करने वाले। The Vaidya could recognize the symptoms of illness, prescribe medicine and post recovery dietary instruction। वो जो वैद्य होते थे नाड़ी देख करके बताते क्या बीमारी है, क्या इलाज करना है, उस इलाज के बाद क्या प्रिकॉशन रखना है, सब चीज बता देते थे। The veterans took keen interest in teaching the method of surgery to their students by performing surgery on dead bodies or wax। डेड बॉडीज के ऊपर ऑपरेशन करके स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था, और या फिर वैक्स की जो स्टेचू थी उसके ऊपर पढ़ाया जाता था स्टूडेंट्स को। ब्राह्मण्य पंचाल हैड रिटन प्रजनन शास्त्र, प्रजनन शास्त्र याद रखना, ब्राह्मण्य पंचाल। चक्रपाणी दत्ता हैड रिटन चिकित्सा संग्रह। महर्षि पतंजलि हैड रिटन योग शास्त्र। ये जो चीजें आई हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब लिख लेना है। मैं तो बोलूं आपको 3 to 4 टाइम लिखिए। महर्षि पराशर हैड रिटन वृक्ष आयुर्वेद। शालिहोत्र रिटन अश्वशास्त्र। अश्वशास्त्र में जो हॉर्स होते हैं उनकी बीमारी, क्या बीमारी होती है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, वो इसमें बताया था। किसने? शालिहोत्र ने। तो शालिहोत्र की बुक का नाम याद रखिएगा, अश्वशास्त्र। अश्व मीन्स हॉर्स। State the economic effects of terrorism। The economic effects of terrorism are disastrous for individual trade and commerce and national economy as whole। These can be listed as under। जो टेररिज्म है पूरे देश के सभी तरह से नुकसानकारक होता है, ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ही नुकसान होता है। टेररिस्ट एक्ट डिस्ट्रॉय द हाउसेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। द फैमिली ऑफ अ पर्सन किल्ड इंजर्ड ड्यूरिंग द टेररिस्ट वायलेंस सफर फॉर होल लाइफ टाइम। जो टेररिस्ट अटैक होता है उसमें लोग मारे जाते हैं, लॉस होता है, लोग जिंदगी भर उसको लेके हैरान होते हैं। टेररिस्ट एक्ट्स डिसरप्ट नॉर्मल ट्रेड एंड बिजनेस विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ इनकम। ट्रेड और बिजनेस लॉस पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, इनकम बर्बाद हो जाती है। इन टेररिज्म इन्फेस्टेड स्टेट्स लाइक जम्मू कश्मीर, बिजनेसमैन माइग्रेट टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब देखिए कोई भी बिजनेसमैन है वो पैसे वाला होगा, उसके लिए लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई आपका जो स्टेट है, जहाँ स्टेट या कोई भी प्लेस है जहाँ पे टेररिज्म ज्यादा हो, क्यों आएगा आपके पास? आज क्या सिचुएशन है, जम्मू कश्मीर में लोग भूखे मर रहे हैं, वो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने टेररिस्ट को सपोर्ट किया, अब वो खुद उनको भूखे मरने की बारी आ गई है। टूरिज्म इंडस्ट्री हैज सफर्ड अ ग्रेट डील इन जम्मू कश्मीर ड्यू टू कंटिन्यूअस टेररिज्म। जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते थे लोग, बहुत कोई भी हो सब जम्मू कश्मीर जाना उसका एक सपना होता था। लेकिन वहां टेररिज्म बढ़ा, अब कोई वहां पे कुत्ता भी वहां पे मूतने नहीं जाता है। इनफैक्ट नंबर ऑफ कंट्रीज हैव इश्यूड एडवाइजरी टू देयर सिटीजन नॉट टू ट्रैवल टू इंडिया। अब इंडिया में इतना टेररिज्म इन हरामखोरों ने बढ़ाया कि अमेरिका जैसे देशों ने कई बार एडवाइजरी जाहिर की कि भाई आप लोग इंडिया में मत जाइए, आपकी जान का खतरा है। इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड देयर चिल्ड्रन आर किडनैप्ड बाय टेररिस्ट्स एंड फोर्स देम टू पे रैंसम। द टेररिस्ट आल्सो एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम बिजनेस एंड इंडस्ट्री। जो टेररिस्ट होते हैं, जो बड़े रिच पर्सन होते हैं, बिजनेसमैन और जो हाई पावर लोग होते हैं, उनके बच्चों को किडनैप करके रैंसम लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज स्लो डाउन और कंप्लीटली स्टॉप व्हेन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट आर अटैक्ड बाय द टेररिस्ट। अब टेररिस्ट क्या करते हैं, जैसे हमारे नक्सलाइट जो एरिया है वहां पर जो भी नक्सलाइट होते हैं, वो जो भी अच्छा कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी होती है तो उसको सबोटाज कर देते हैं। तो जब वो इंडस्ट्री को सबोटाज कर देंगे तो कोई नई इंडस्ट्री आएगी नहीं, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं, लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। द रेलवे लाइन्स, रेडियो स्टेशन, रोड्स, ब्रिज एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस आर डिस्ट्रॉयड। Crores of rupees are spent on reconstruction. In addition, the transport activities are disrupted. अब ये जो हरामखोर टेररिस्ट होते क्या करते हैं, रेलवे लाइन है, रेडियो है, स्टेशन है, ब्रिज, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। गवर्नमेंट उसको फिर से बनाएगी, इसमें करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं और जो सब चीजें वो डिस्टर्ब हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब हो जाता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडल्ज इन ड्रग ट्रैफिकिंग, दिस इज ड्रग एंड ब्लैक मार्केटिंग, रेज फंड्स फॉर देयर एक्ट ऑफ वायलेंस। ये ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं फंड रेज करने के लिए, इनकी एक्टिविटीज को चलाने के लिए। द ओवरऑल इफेक्ट इज हार्मफुल फॉर नेशनल इकोनॉमी
एज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट स्लो डाउन। पूरे जो टेररिस्ट हैं ये इकोनॉमी के लिए भी, ये पूरी दुनिया के लिए सरदर्द हो गए, ये हरामखोर, पूरी दुनिया को नुकसान से होता है। तो दोस्तों यहाँ आतंकवादियों को गाली देते हुए हम लोग ये अपना आज का सेशन पूरा कर रहे हैं। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा। तो दोस्तों मजा आया तो क्या कर रहे हो, ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए भाई, दबा दीजिए, इतना प्यार बरसाइए कि सब्सक्राइब वाला जो बटन है वो टूट जाए। कमेंट कीजिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स को भर डालिए। तो दोस्तों हास्ता ला विस्ता, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे। मैं सभी वीडियो लाने वाला हूं, सभी सब्जेक्ट के लाने वाला हूं, बस चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।